नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? चाहे जो कुछ आता हो, पर हिंदुइज्म तो नहीं आता होगा। हाँ, क्रिश्चियनिटी और चर्च जरूर याद आते होंगे। पर यदि मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ ईस्ट शुरू से ऐसा नहीं था, चर्च और क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट की पहचान अभी 70-75 साल पहले तक नहीं थी। क्या आपको पता है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ससुराल भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, उनके परम मित्र गांडीवधारी अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा भी मणिपुर की राजकुमारी थी। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चले धर्म युद्ध, जिसे महाभारत नाम से हम सब जानते हैं, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सेनाओं ने भाग लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सनातन के इतिहास में नॉर्थ ईस्ट कितनी व्यापक भूमिका है और खुद नॉर्थ ईस्ट के इतिहास में सनातन की जड़ें मौजूद हैं, तो फिर कैसे इस क्षेत्र का ईसाईकरण हो गया। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कॉमन है कि भारत में अधिकांश समस्याओं के लिए एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक परिवार जिम्मेदार होता है। इस समस्या के लिए भी वही पार्टी और उसके प्रॉफिट्स जवाहरलाल नेहरू साहब ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या, क्यों, कैसे नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियनाइजेशन पर हम आपको सब बताएंगे। आप बस ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की कहानी सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है, ये आइडेंटिटी की कहानी है, रिलीजन की कहानी है और सबसे ज्यादा पॉलिसी चॉइसेस की कहानी है। आज नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, तीन स्टेट्स क्रिश्चियन मेजॉरिटी हैं, लेकिन 100 वर्ष पहले ये रियलिटी बिल्कुल अलग थी। और ये कहानी बदलने वाला कौन था? द वन एंड ओनली पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने नॉर्थ ईस्ट की बागडोर अपने क्रिश्चियन मित्र वेरियर एल्विन के कंधों पर सौंप दी। ये वेरियर एल्विन ही थे जिन्होंने नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, उससे तो यही आभास हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियनाइजेशन का सबसे बड़ा कैटलिस्ट नेहरू का विश्वसनीय सलाहकार एल्विन ही था। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझिए। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्ट में कॉलोनियल एरा से चली आ रही थी। 19वीं सदी में अमेरिकन बैप्टिस्ट ने नागालैंड और असम हिल्स में अपना काम शुरू किया। शिक्षा, हेल्थ केयर और लिंग्विस्टिक्स में उनका बहुत योगदान था। कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अक्सर सपोर्ट या एटलीस्ट अलाउ किया, और धीरे धीरे वेलफेयर के नाम पर ये लोग अपना सोल हार्वेस्टिंग का एजेंडा आगे बढ़ाते रहे। इंडिपेंडेंस के बाद एक्सपेक्टेड था कि अब इंडियन स्टेट खुद डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करेगी, लेकिन जो हुआ वह उससे बिल्कुल अलग डायरेक्शन में गया। कई लोगों ने नेहरू को चेतावनी दी कि नॉर्थ ईस्ट अंडर डेवलप्ड है। इसमें से एक थे इंडिया फॉर्मर कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा, जिन्होंने नेहरू को सलाह दी थी कि वह इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे, वरना नॉर्थ ईस्ट फॉरेन इन्फ्लुएंस से वल्नरेबल हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल पॉलिसी जिसके हाथ में गई, वेरियर एल्विन, इसने नेहरू को सलाह दी थी कि इस क्षेत्र को अलग थलग ही रखा जाए। अब आते हैं एल्विन पर। एल्विन एक ब्रिटिश बॉर्न क्रिश्चियन मिशनरी था। बाद में उसने मिशनरी आइडेंटिटी छोड़कर खुद को एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिलोसोफर के रूप में पेश किया। ये ट्राइबल कम्युनिटीज को रोमांटिसाइज करता था। उसे लगता था कि ट्राइबल लाइफ प्योर, अनटच्ड, नोबल है, उसके जो भी विचार हों। लेकिन कई सालों तक वह नॉर्थ ईस्ट में ही था। एल्विन के आइडियाज से नेहरू इतने प्रभावित थे कि आज़ादी के बाद वह पहले विदेशी बने जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली थी। यही नहीं, उन्होंने उस समय कहे जाने वाले नीफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एंथ्रोपोलॉजिकल एडवाइजर उन्हें बना दिया गया। फिर गवर्नर ऑफ असम फॉर ट्राइबल अफेयर्स भी उन्हें बना दिया गया। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नीफा प्रैक्टिकली एल्विन की लेबोरेटरी थी। एल्विन की सबसे इन्फ्लुएंशियल किताब थी अ फिलॉसफी फॉर नीफा। इसके फॉरवर्ड में खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपने ट्राइबल पंचशील के प्रिंसिपल्स लिखे थे। ये प्रिंसिपल सुनने में तो बहुत सुनहरे लगते हैं, लेकिन इनके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे निकले। ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन में मिनिमल इंटरफियरेंस, आउटसाइड इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्शन, उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को अनटच्ड रखना, डेवलपमेंट स्लो, ऑर्गेनिक और नॉन डिसरप्टिव रहे, उनके ऊपर एनी कल्चरल और रिलीजियस प्रेशर न डालना वगैरह, ये सब पंचशील में शामिल था। मकसद तो अच्छा था, लेकिन पॉलिसी इंपैक्ट बहुत अलग निकला। अब ध्यान से समझिए। जब एक गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन से कहती है कि डोंट एंटर दीज ट्राइबल एरियाज फ्रीली, डोंट इन्फ्लुएंस देम टू क्विकली, डोंट इंटरफियर कल्चरली, तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? उन्हें, जो पहले से वहीं मौजूद थे, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को। क्योंकि कॉलोनियल एरा से उनके स्कूल्स, हॉस्टल्स, क्लिनिक्स ऑलरेडी मौजूद थे। लोगों में उन पर ट्रस्ट बन चुका था। वे लोकल लैंग्वेज भी जाना करते थे और इंडियन कल्चरल ग्रुप्स जैसे कि रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, आरएसएस को उतना स्पेस नहीं मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ट्राइबल एरियाज में हिंदू कल्चरल आउटरीच सबसे स्लो थी। गवर्नमेंट पीछे हटी, लेकिन मिशनरीज नहीं हटे। नतीजा, पूरा सोशो कल्चरल नैरेटिव उनके हाथ में गया। यही वजह भी है कि नागालैंड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई और आज तकरीबन 90% पर है।
आखिर ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों होने दिया गया? अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये 1964 के एक अखबार की न्यूज है, नागालैंड सेफ फ्रॉम साधुस। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि नेहरू और वेरियर एल्विन के बीच एक समझौता हुआ जिसके मुताबिक नागालैंड में एक भी साधु की एंट्री नहीं होगी। एल्विन नेहरू पैक्ट की बदौलत आज नॉर्थ ईस्ट के एक अहम राज्य में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। अन्य राज्यों में भी यही मॉडल फॉलो होता हुआ दिख रहा है और ये सब हुआ वेरियर एल्विन की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, एल्विन को सिर्फ कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मिशनरी मात्र नहीं था। कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम पर वह ट्राइबल लड़कियों का शोषण किया करता था। एक रेफरेंस के मुताबिक 40 वर्ष से अधिक आयु के होते हुए भी एल्विन ने 13 वर्षीय ट्राइबल लड़की से शादी की थी। इससे भी बुरी बात तो ये थी कि उसने अपनी आदिवासी पत्नी को इस बहाने तलाक दे दिया कि वह उसके प्रति वफादार नहीं थी और फिर दूसरी शादी कर ली। ये सब राम मनोहर लोहिया ने बताया था, जो शिव कुमार तिवारी की किताब ट्राइबल रूट्स ऑफ हिंदुइज्म में वर्णित है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और कांग्रेस सरकारों ने ऐसे व्यक्ति को सोशल एक्टिविस्ट के रूप में महिमा मंडित किया। वेरियर एल्विन की एक और कंट्रोवर्शियल थिंकिंग थी कि ट्राइबल्स को हिंदू सिविलाइजेशन से अलग आइडेंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। एल्विन कहते थे ट्राइबल पीपल शुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू हिंदू सोसाइटी। यही लाइन बाद में पॉलिटिकल स्लोगन्स बन गई, हम हिंदू नहीं हैं, हम ट्राइबल हैं, हमारी आइडेंटिटी अलग है। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसी आइडेंटिटी गैप को बड़ी चालाकी से फिल किया। ट्राइबल आइडेंटिटी प्लस क्रिश्चियन थियोलॉजी का फ्यूजन, नागा नेशनलिज्म को चर्च का सपोर्ट, मिजो नेशनलिज्म का चर्च लेड मोबिलाइजेशन। एक तो आपने नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेशन में धकेला, ऊपर से वेस्टर्न मिशनरीज लगातार यहां अपना प्रभाव बढ़ाते चले गए। असम और नीफा के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बहुत बार वार्निंग दी, मिशनरीज पैरल अथॉरिटी बना रहे हैं, विलेज लॉयल्टी चर्च की तरफ जा रही है, स्टेट की तरफ नहीं। मेनलैंड से कल्चरल डिस्कनेक्ट बढ़ गया है, कन्वर्जन्स बहुत तेजी से हो रहे हैं। लेकिन नेहरू और कांग्रेस का रिस्पांस पैटर्न अक्सर एक जैसा होता था कि एक कम्युनल एंजाइटी है, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ट्राइबल्स मस्ट डेवलप इन देयर ओन वे। और आज हाल तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स का हिंदू सिविलाइजेशन से रिश्ता लगभग टूट सा गया है। अब आइडेंटिटी ट्राइबलिज्म प्लस जीसस बन चुकी है। हाल ये है कि 2003 में कोहिमा के आखिरी हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में वापस हिंदू कल्चर रिनाइसेंस की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कार्य बाकी है। यहाँ पर बात साफ करनी जरूरी है कि कोई धर्म या संप्रदाय गलत नहीं है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड है, जहाँ की ट्राइबल आइडेंटिटी को संजो कर रखने के काफी प्रयास हुए, वहाँ फिर मास रिलीजियस कन्वर्जन्स कैसे होने दिए गए? क्या इससे ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी प्रभावित नहीं हुई थी? और फिर नेशनल सिक्योरिटी का भी खतरा है। वेस्टर्न सरकारों से वित्त पोषित चर्च और मिशनरीज का अपना अलग एजेंडा होता है। धर्म के नाम पर डेमोग्राफी बदलने का मकसद बहुत पुराना है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के आज की रिलीजियस डेमोग्राफिक रियलिटी किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जहां एक तरफ वेस्टर्न मिशनरीज का डेकेड्स लॉन्ग ग्राउंड वर्क था और दूसरी तरफ भारतीय राज्य की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें दूरदर्शिता का अभाव था। नेहरू और वेरियर एल्विन के आइसोलेशनिस्ट सोच ने नॉर्थ ईस्ट को प्रिजर्व करने के नाम पर इसे मेनलैंड इंडिया से हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की आज की रिलीजियस डेमोग्राफिक रियलिटी किसी एक दिन का परिणाम तो नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जहां एक तरफ वेस्टर्न मिशनरीज का डेकेड्स लॉन्ग ग्राउंड वर्क था, दूसरी तरफ वेस्ट भारतीय राज्य की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें दूरदर्शिता का अभाव था। नेहरू और वेरियर एल्विन की आइसोलेशनिस्ट सोच ने नॉर्थ ईस्ट को प्रिजर्व करने के नाम पर इसे मेनलैंड इंडिया से अलग थलग कर दिया। अब सोचिए, अगर एक ऐसा क्षेत्र जो महाभारत के समय से सनातन सिविलाइजेशन का अभिन्न हिस्सा रहा, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन के रिश्तों की कहानियां बसी हो, वहीं यदि आज ट्राइबल आइडेंटिटी इक्वल्स टू क्रिश्चियनिटी बन चुकी है, तो फिर ये सिर्फ फेथ का बदलना है या फिर पूरी की पूरी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का कट जाना है?